The best way to extend your DTV visa is to try visa run. जैसे कि आपको पता है कि जो DTV डेस्टिनेशन थाईलैंड वीज़ा है उसमें आप एट अ स्ट्रेच 5 साल का मल्टी एंट्री वीज़ा में एट अ स्ट्रेच आप 180 दिनों के लिए यानी कि 6 महीने के लिए रह सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि आप थाईलैंड को छोड़ नहीं सकते विद इन 6 मंथ्स और आपको एक्सटेंड करना है अपना स्टे बीइंग इन थाईलैंड, तो उस वक्त ये वीडियो आपके काम की हो सकती है कि उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो मैं डिस्कस करने लगा इस वीडियो में। वैसे इन अ नटशेल मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको DTV एक्सटेंड करना, द बेस्ट वे टू डू दिस इज़ टू कंसिडर वीज़ा रन। आप किसी भी लोकल नेबरिंग कंट्री में चले जाएं, वापस आ जाएं, आपकी जो क्लॉक रीसेट हो जाएगी DTV की अगले 6 महीने के लिए विद इन 5 ईयर्स। ओके, लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको ये बताया था कि अगर आपको किसी भी रीज़न की वजह से ऐसी कोई मजबूरी है आपकी कि आप थाईलैंड को छोड़ के नहीं जा पाएंगे, आपको वहीं रुकना है, तो उस केस में एक्सटेंशन के लिए DTV की क्या क्या चीज़ें यहाँ पे लगती हैं, क्या प्रोसीजर है, वो सब जानने लगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस वीडियो को इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो ऑटो डबिंग फीचर इंग्लिश का इनेबल हो गया है मेरे चैनल पे। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, बॉटम राइट हैंड साइड पे या टॉप राइट हैंड साइड पे एक गियर साइन दिख रहा होगा आपको, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आप जो ऑटो डबिंग है इंग्लिश में इनेबल करके इस वीडियो को इंग्लिश में सुन पाएंगे। तो चलिए अब मैं शुरू करता हूं और आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे और करता हूं कि अगर चैनल पे पहली बार आए हैं, यहाँ पे बहुत सारा ट्रैवल कंटेंट आता है चैनल पे, काफ़ी ट्रैवल इन्फॉर्मेशन आती है ट्रैवलिंग को लेके, तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए फॉर माय मोटिवेशन, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दें तो और भी अच्छा लगेगा। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स की, यहाँ पे कि अगर आपको एक्सटेंड करना है DTV तो क्या क्या चीज़ें लगती हैं। पहली चीज़ तो है कि जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म होता है वीज़ा एक्सटेंशन का, जिसे TM7 कहा जाता है, अलॉन्ग विद अ फोटोग्राफ जिसका स्पेसिफिकेशन होता है 4x6 सेंटीमीटर का, जो कि विद इन जो रीसेंट हो फोटोग्राफ विद इन 6 मंथ्स आपने ली हो, वो उसकी जो कॉपी हैं दोनों की लगेंगी यहाँ पे। तो आपको वीज़ा एक्सटेंशन फॉर्म भरना है। इसके साथ ही साथ आपको एक कंडीशन साइन करनी पड़ती है, एक फॉर्म साइन करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड STM2। एक्नॉलेजमेंट होती है ऑफ पेनल्टीज फॉर वीज़ा ओवरस्टेज। तो आपको ये डिक्लेयर करना पड़ता है, काइंड ऑफ अंडरटेकिंग आप इसे कह सकते हैं, कि अगर आप एक्सटेंड करा रहे हैं वीज़ाज तो आप ओवरस्टे कंट्री में नहीं करेंगे। SMT2 फॉर्म वीज़ा एक्सटेंशन कंडीशन फॉर्म इसका एक्चुअल नेम होता है। ठीक है, अब इसमें क्या कंडीशंस होती हैं जो वो मैं आपको एक्सप्लेन करने लगा हूँ। इसमें जो होता है आपका एक्सटेंडेड पीरियड की जो डिटेल्स होती हैं जो आपने मांगी हैं वो होती हैं, रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, कंप्लायंस की रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो आपको साइन करनी पड़ती है, क्योंकि ये एक अंडरटेकिंग है। यू मे ऑल्सो नीड टू साइन दिस फॉर्म टू कन्फर्म दैट यू अंडरस्टैंड एंड एग्री एंड अबाइड बाई दीज कंडीशंस। तो बस ये एक डिक्लेरेशन सी है जो आपको एक देनी पड़ती है। ठीक है, इसमें यह भी लिखा होता है कि आपको पेनल्टीज पड़ सकती हैं अगर आपने कंट्री में ओवरस्टे किया है या थाईलैंड में आपने ओवरस्टे किया है, तो इसमें फाइन्स होते हैं। और अगर मैं फाइन्स की 1 मिनट के लिए बात करूं तो 500 थाई बाट पर डे के हिसाब से फाइन लगता है मैक्सिमम यहाँ पे। यहाँ किसी ने बहुत ज़्यादा ओवरस्टे कर दिया, मतलब सालों से रह रहा है, 2 4 5 साल से रह रहा है, तो उसे ब्लैक लिस्ट भी किया जाता है। उस पर भी डेडिकेटेड वीडियो है मेरे चैनल पर, क्या क्या क्लॉज या टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं इस केस के अंदर। ठीक है जी, इसके साथ ही साथ तीसरा डॉक्यूमेंट पासपोर्ट और आपकी कॉपी पासपोर्ट की, और उस पेज की फोटोग्राफ, सॉरी उस पेज का जो जेरोक्स जहाँ पे आपका नॉन इमिग्रेशन वीज़ा की स्टैंप लगी हुई है। ठीक है, यहाँ DTV की वीज़ा की स्टैंप लगी हुई है, उसका जो है आपको A4 साइज़ पे प्रिंट आउट लेना है अलॉन्ग विद योर ओरिजिनल पासपोर्ट एंड कॉपी ऑफ योर पासपोर्ट, यानी कि आपका जो बायो पेज है और आपका एड्रेस पेज है उसका भी यहाँ पे लगेगा प्रूफ। प्लस इसके साथ ही साथ क्योंकि आप DTV वीज़ा में एक्सटेंशन लेने लगे, इसका मतलब ये है कि आप ऑलरेडी कंट्री में रह रहे हैं और किसी के घर में रह रहे हैं, रेंट पे आप रह रहे हैं, तो आपको एक डॉक्यूमेंट लेना पड़ेगा, दैट इज़ कॉल्ड नोटिफिकेशन ऑफ रेजिडेंस। उसका फॉर्म का नाम होता है TM30। अब इसमें होता कि ये चीज़ क्या है, नोटिफिकेशन होता है जो आपका हाउस मास्टर है या जो आपका ओनर है या लैंडलॉर्ड है, कि वो पोजेसर है उस रेजिडेंस का जहाँ पे आप रह रहे हैं, उसमें ये लिखा होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि लोकल इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ को आपके लैंडलॉर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एडवांस में बताना कि आप जो है वहाँ पे आके उनके घर में रहेंगे, या अगर आप वहाँ पे शिफ्ट कर गए हैं तो आपके अराइवल के विद इन 24 आवर्स आपके लैंडलॉर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस TM30 फॉर्म को डिपॉजिट करना। तो उसकी कॉपी यहाँ पे लगेगी उस केस में। तो लैंडलॉर्ड हो गए, हाउस ओनर्स हो गए या मैनेजर्स हो गए होटल के, अगर आपने होटल बुक किया और लंबे अरसे के लिए आप रह रहे हैं तो TM30 फॉर्म आपके होटल के मैनेजर को भी सबमिट करना चाहिए आपके बिहाफ पे। तो आप उनसे ये कॉपी क्लेम कर सकते हैं अगर आपको एक्सटेंशन के लिए इसका कॉपी चाहिए। फिर इसके अलावा आपका जो प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, तो क्योंकि आप इस एक्सटेंशन को एक फ्रेश एप्लीकेशन की तरह कंसिडर करें तो आपको 5 लाख थाई बाट का जो बैलेंस अपने अकाउंट में दिखाना है इन द लास्ट 1 मंथ चलेगा जो भी है,
और जो लेटर है आपको वैलिड होना चाहिए फॉर 7 डेज। जो आपका बैंक अकाउंट है, मान लीजिए इंडिया के किसी बैंक अकाउंट में आपका पैसा पड़ा है, तो उस केस में वो अकाउंट जो है एक्सेसिबल होना चाहिए फॉर द वेरिफिकेशन फॉर द इमिग्रेशन हियर इन थाईलैंड। और अगर इसके अलावा अगर आपने कोई अकाउंट अपना थाईलैंड के किसी बैंक में खोला है, उसका सेविंग्स अकाउंट की कॉपी भी यहाँ पे आपकी लगेगी 6 महीने की, अगर ऐसा है आपके केस में, ठीक है। अगर आप मान लीजिए कि आप पर्सनली अपने आप को स्पॉन्सर नहीं कर रहे, कोई कंपनी आपको स्पॉन्सर करती है और उस वजह से आप थाईलैंड में लंबे अरसे के लिए रह रहे हैं, तो आपको एक लेटर ऑफ सपोर्ट लिखवाना पड़ेगा अपने किसी एम्प्लॉयर से कि दे विल प्रोवाइड देयर प्रूफ ऑफ फंड्स नॉट लेस देन 5 लाख थाई बाट एज ऑफ द एप्लीकेशन डेट। तो उस केस में आप अपने एम्प्लॉयर को जो है कांटेक्ट करके उनसे ये लेटर क्लेम कर सकते हैं। उन्हें एक लेटर डिपॉजिट करना पड़ेगा, वो आपको समझा देंगे। आई होप कि आपको इसके बारे में क्लैरिटी मिल जाएगी आपकी कंपनी की तरफ से। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट है, उस डॉक्यूमेंट में बेसिकली होना ये चाहिए कि रिलेशनशिप क्या है, मतलब अगर कोई आपको स्पॉन्सर कर रहा है, आपके फादर हैं, पेरेंट्स हैं, ये कंपनी है, रिलेशनशिप क्या है स्पॉन्सर और आपके बीच में। इसके अलावा आपको प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपना दिखाना पड़ सकता है, जैसे कि कोई वर्क कॉन्ट्रैक्ट है आपके पास फॉरेन कंट्रीज़ में जो वैलिड हो जब आप इस एप्लीकेशन को अप्लाई कर रहे हैं, तो वो चलेगा। आपकी पास्ट वर्क हिस्ट्री आप वो दिखा सकते हैं एक पोर्टफोलियो बना के, या कोई भी अगर आपके पास वर्क रिलेटेड डॉक्यूमेंट है या आपके कोई काम है, आप फ्रीलांसर हैं, तो वो आप इस केस में लगा सकते हैं। अलॉन्ग विद योर हाउस रेंटल कॉन्ट्रैक्ट, जैसे मैंने पहले डिस्कस किया, हाउस बुक जो होती है वो एक आपको अलग से लगानी पड़ती है। हाउस लेसर आईडी कार्ड इसे कहा जाता है, यानी कि जो आपका लैंडलॉर्ड है अगर वो थाई नेशनल है, इफ़ ही इज़ अ थाई नेशनल, उनको जो है एक हाउस होल्ड बुक लगानी पड़ेगी यहाँ पे। सो दिस इज एक्चुअली एन ऑफिशियल हाउस रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट इन थाईलैंड, ठीक है। इसको आप ऐसे कंसिडर कर लें, तो ये आपका जो ओनर है, प्रॉपर्टी ओनर है, वही आपको दे सकता है। उसमें इट प्रूव्स हिज ओनरशिप एंड हिज रजिस्टर्ड एड्रेस। इसके अलावा आपको कंपनी का रजिस्ट्रेशन जो है, जिसे DBD भी कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में, वो लगाना पड़ सकता है। तो अगर लैंडलॉर्ड आपका फॉरेनर है मान लीजिए, ठीक है, और कोई कंपनी है, ठीक है, कंपनी का अपनी प्रॉपर्टी है वहाँ पे, उन्होंने प्रॉपर्टी लेके खरीदी हुई और वहाँ जाके आप रह रहे हैं, कंपनी ने कहा कि आप हमारी प्रॉपर्टी में स्टे कर जाइए, तो उस केस के अंदर आपको जो है कंपनी का बिजनेस रजिस्ट्रेशन जो होता है वो लगाना पड़ता है, ठीक है। तो उसे दैट इज इशूड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट इन थाईलैंड, तो उसकी कॉपी एक लग सकती है। प्लस ये जो बिजनेस रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट है, ये 6 महीने की इसकी वैलिडिटी कम से कम होनी चाहिए टू बी कंसिडर्ड वैलिड। और प्लस आप लोकेशन की प्रूफ लगा सकते हैं कि आप यहाँ पे रहते हैं। फोटोज़ या आप हाउस की लगा सकते हैं कि आप इस घर में रहते हैं। उस केस के अंदर काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड आपको लग रहा होगा सुनने में, लेकिन हाँ, जो चीज़ें हैं, जो चेकलिस्ट है, उसके मुताबिक मैं आपको ये सब चीज़ें इस वीडियो में बता रहा हूँ, ठीक है। एंड दैट्स इट। और उसके बाद आपको वीज़ा फीस पे करनी होती है एक्सटेंशन के लिए, जो कि और 10,000 थाई बाट की यहाँ पे हो सकती है। तो अब आप डिसाइड कर लें कि क्या आपको ये फीजिबल लगता है, क्या आपको ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जो मैंने आपको बताया, इंडिकेट किया है पहले स्टार्टिंग में वीडियो की, दैट इज़ वीज़ा रन विच इज़ ईजियर फॉर यू, ठीक है। तो अगर आप 1-2 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ता रुक के वापस री एंटर करते हैं, तो भी आपकी क्लॉक रीसेट हो सकती है। इस पूरे पछड़े में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिन लोगों की मजबूरी है, जो छोड़ के नहीं जा सकते थाईलैंड को और वहाँ रह के एक्सटेंड करना चाहते हैं, तो उनको क्या क्या चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है, ये मैंने आपको इस वीडियो के थ्रू बता दिया है। फिर से एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर जरूर करें सबके साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जरूर जाएं। गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।